शांति। पहले पहले तो मैं बाबा को थैंक्स देती हूँ कि आप सभी यहाँ बैठे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, हम जब 14 साल की उम्र में थे ना, हम जब मधुबन आते थे तो उन दिनों में तो पांडव भवन ही था, तो फैमिली रूम में रहते थे, तो फैमिली के साथ आना होता था। तो एक साल पता नहीं मेरे अंदर क्या वो वैराग्य हुआ, मुझे परिवार के साथ नहीं जाना है, मैं अकेले जाऊंगी। अभी अकेले जाओ तो टिकट के पैसे चाहिए, मैं मांगने वाली तो नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने छुप के पार्ट टाइम जॉब किया, किसी को बताया नहीं, और वो भी बूढ़े घर में, क्योंकि मुझे बुजुर्ग लोग बहुत पसंद है। इतना इजी होता है, इतने प्यारे होते हैं, इतने इजी होते हैं संभालने में। तो वहां मैंने जॉब लिया 2 समर्स के जॉब लिया, ठीक है। और मुझे इतना पैसा मिला जो 2 टिकट के बराबर मुझे पैसा मिला। और मुझे याद है, मैंने जब वो जॉब लिया, मैंने बताया नहीं, मैंने केवल बताया कि मैं कोई फ्रेंड के बिजनेस में मैं मदद कर रही हूं। और देखो, लेकिन मुझे अंदर से ये हट लगी थी कि मुझे मधुबन जाना है, मेरी मेहनत से जाना है, क्योंकि जब मैं अपनी मेहनत से अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी तब जाकर के मैं बाबा के यज्ञ में मैं कुछ डाल सकती हूँ अपने मेहनत से। मुझे ये बहुत था। और मुझे ऐसा लगता था, मैं जब छोटी थी ना, कि मैं बाबा की बच्चा हूँ, बच्ची नहीं हूँ। आई एम बाबा सन। तो मुझे बाबा के लिए कमाई करनी है। पता नहीं कैसे पूर्व जन्म का कुछ था। तो फिर पहली बार जब मैंने इनफ पैसे इकट्ठे किए, तो फिर मैं पापा के पास गई थी। मैंने बोला, मुझे अभी अकेले जाना है मधुबन। अच्छा, तुम पैसे कहाँ से लाएंगे? मेरे पास है पैसे। कैसे लाए? मैंने जॉब किया। अच्छा, फिर थोड़ा बताया और फिर मैंने टिकट लिया। और ऐसी टिकट ली, वो जो है ना टर्कमेनिस्तान एयरलाइंस, जो रशिया के जो वो होते हैं, जो कजाकिस्तान में रुकती है फिर आती है दिल्ली। बहुत लंबा सफर था। तो उस टाइम पे जब भी हम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो हम और एक दूसरी बहन थी मेरे साथ, जो उसी सेंटर की कनेक्टेड थी, क्योंकि मैंने सोचा अकेले जाना ठीक नहीं है, लेकिन एक सेंटर की बहन को लेके जाओ। तो हम दोनों गए, वही फ्लाइट पकड़ा। तो उसी समय मुझे पता नहीं था कि चेक इन डेस्क के पीछे सारे कैमरास लगे पड़े थे, और वो बीबीसी न्यूज के कैमरास थे, ठीक है। तो हम तो चेक इन के लिए गए थे, हमारे साथ थोड़ा पूछताछ हुआ, फिर प्लेन चढ़ी, कजाकिस्तान में लैंड हुई। कजाकिस्तान में 12 घंटे की डिले। इतने सारे पैसेंजर्स परेशान हो गए थे, और हम और वो जो बहन मेरे साथ थी, जैन उसका नाम था, हम दोनों शांति से बैठे थे। क्या करें, योग करें ना, शांति से बैठे थे। तो उसी प्लेन पे वो बीबीसी की कैमरा क्रू चढ़ी थी। तो मुझे पता नहीं था कि वो एक बीबीसी सीरीज कर रहे थे, जिसका नाम था बिहाइंड द सीन्स एट हीथ्रो एयरपोर्ट। तो इसकी फिल्मिंग के कारण वो इस प्लेन पे चढ़े थे। तो कजाकिस्तान पे जब हम पहुंचे, तो एक एक का इंटरव्यू लिया, फिर हमको देखा, हम दोनों को देखा, तो पूछने लगे कि आप क्यों इतने शांत बैठे हो, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, फ्लाइट डिले हो गई है, आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? तो मैंने वो चांस ले लिया, मेडिटेशन का परिचय, वी आर मेडिटेटर्स। अच्छा, यू आर मेडिटेटर्स। उस समय कितनी, बहुत समय पहले की बात है ये तो इतने इंटरेस्ट से वो फिल्मिंग कर रहा था। फिर मैं तो भूल गई, हम मधुबन आ गए, मैं भूल गई। और 1 वीक के बाद, आप मानो नहीं, मुझे फिर फोन आता है घर से कि आप टेलीविजन पे हो। वो जो बीबीसी सीरीज बिहाइंड द सीन एट हीथ्रो, हमारा ही क्लिप दिखाया था चेक इन डेस्क पे, और हमारा ही क्लिप दिखाया था मेडिटेशन के बारे में। देखो, मैंने देखा कि देखो, जो व्यक्ति त्याग से, अपने तपस्या से, अपने मेहनत से
पुरुषार्थ करता है ना, सेवा इसके पीछे छिमछिमाती है। तब से लेकर के मैंने ये प्रिंसिपल सीखा है कि हमको सेवा के पीछे भागना नहीं है, बस हमको सच्चे दिल से जो राइट बात है उसके ऊपर फुल मेहनत करनी है। और आप देखो, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो हम टेलीविजन पे आ गए और क्या बात है, हम तो मधुबन पहुंच गए, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, और मुझे उस साल बाबा ने इतना पे, और जैसे मैं पहुंची दादी ने मुझे सेवा पे लगा दिया, और मेरे अंदर हो रहा था कि मुझे थोड़ा 2-3 दिन टाइम चाहिए हमारे लिए। तो मैंने दादी को बोला, दादी मुझे थोड़ा अपने लिए टाइम चाहिए, तुम सेवाधारी हो ना, हाजी का पाठ पक्का किया है ना। चुप। और मुझे याद है जब बड़ी दादी कुमारियों के साथ, जब कुमारियों की ट्रेनिंग होती थी ना, तो हम बैठते थे, तो बड़ी दादी कहती थी, 3 बातें कहती थी। एक है सदा हाजी का पाठ पक्का करना है, जो कुमारियां समर्पित होने वाली थी, सदा हाजी का पाठ पक्का करना है। अभी हाजी का पाठ पक्का करो माना ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा होकर के बस सभी जगह हाँ बोलो किसी को खुश करने के लिए भी हाँ बोलो, लेकिन एक वृत्ति की बात है। मीन दादी खुद कहती थी आई एम अवेलेबल, इंग्लिश शब्द यूज करती थी, कैन आई हेल्प यू, आई एम अवेलेबल। माना एक अंदर की वृत्ति कि किसी का उद्धार हो, किसी को सहयोग मिले, किसी का कल्याण हो, ये वृत्ति से हाँ जी। कभी कभी अभिमानवश हम हाँ जी कह देते, किसी को ऊपर ऊपर से खुश करते हैं, ना वो खुश होते हैं ना हम खुश होते हैं, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो रियल हाँ जी। दूसरा था कि कभी कोई गोल्डन ग्रुप से जुड़ना नहीं है। गोल्डन ग्रुप पता है क्या होता है? जुर्मुई जगमुई करने वाला ग्रुप दादियां भी होशियार थी। हाँ, कोई गोल्डन ग्रुप में जाना नहीं है, उसको ऐसे बोलती थी कुमार का दादी, क्योंकि गोल्डन ग्रुप में जाने से कीड़ा पड़ता है कान में। कान में जब कीड़ा पड़ता है तो हाथी को भी गिराता है, राइट? और एक बारी संशय का कीड़ा उठा, गए काम के। मैंने ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बारी किया है। हमारा बाबा है ना, मैं आपको बाद में ये कहानी सुनाती हूँ, बाकी ये तीसरी बात जो दादी ने बताई कि आप ये जरूर याद रखना कि आप जहां पे भी जाएंगे, जो भी सेवा स्थान में जाएंगे, आपके कर्मों द्वारा एक यादगार बन रहा है। तो कौन सा यादगार छोड़ रहे हो आप? सभी के दिल में कौन सा यादगार छोड़ रहे हो? मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी। कितना सिंपल फॉर्मूला है लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। और ये तो हम तो अभी चलो बायोडेटा में लिखते ये किया, लेकिन कराया किसने? अभी तो मैं यहाँ बैठी हूं, मुझे तो लगता है हमने कुछ किया ही नहीं है सच में। जैसे उस समय जो सीन ओपन अप होती है, बाबा जो टच करा के कराता है, कर लेते हैं, इनोसेंट होकर के कर लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, फिर वो सीन बंद हो जाता है, फिर आप आगे बढ़ो दूसरे सीन। माना खुद की धारणा के लिए सीखने को तो बहुत मिलता है, बाकी बाहर की नॉलेज इतना नहीं है। वो तो हम बैठ करके लिखो ना, मुझे भी आश्चर्य लगता है, इतना सारा कराया है बाबा ने। और मुझे अंदर से नाज है कि जैसे कपड़े पे लेबल होता है ना, मेड इन थाईलैंड, मेड इन जापान, तो इस वस्त्र के ऊपर मेड बाय गॉड है। मुझे बहुत नशा है कि बचपन से लेकर के बाबा ने हमको इतनी पालना दी है दादियों द्वारा यज्ञ में, कि मुझे बचपन से दिल से वो आता था कि मैं कैसे रिटर्न दूं, उसका रिटर्न दूं। और देखो, बहुत जल्दी मेरे ब्राह्मण जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था। क्योंकि पता है, जब खास करके लड़कियों के लिए फैमिली में डिपेंडेंसी रहती है, लौकिक के हिसाब से जब तक वो शादी नहीं करते तो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होती है।
चलो भाई जो होते हैं वो अपना जॉब कर लेते हैं लड़कियों के लिए। तो मुझे पता था हमारा पूरा परिवार तो ज्ञान में है, हमारे फादर, हमारे बड़े भाई, बड़े चाचा जी कृष्णकांत भाई, जो अभी उन्होंने शरीर छोड़ा दिसंबर मास में, मधुबन वासी ही थे 1980 से लेकर के। सेकंड थर्ड परिवार वो थे माउंट के। बहुत नजदीक का संबंध था दादियों के साथ। दादियां घर पे आती थी, घर पे बैठ के आराम करती थी, इतना अच्छा लगता था दादी के साथ। तो ये मैं क्यों कह रही हूं आपको, क्योंकि अंदर से जब हम इनोसेंट रहते हैं ना, सिंपल रहते हैं ना, बाबा बहुत कुछ काम कराता है। और मैंने देखा मेरे लाइफ में, मुझे बस इतना ज्यादा, मैंने लॉ की पढ़ाई शुरू की, मैंने 4 साल की डिग्री में 2 साल किया, छोड़ दिया, समर्पित हो गई। पीछे तो बहुत साल पहले पीछे पड़े थे सभी दादियां, लेकिन जब राइट टाइम होती है तो ऑटोमेटिक काम हो जाता है। तो पढ़ाई के हिसाब से मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वंडर है बाबा ने कितना कराया है। क्योंकि मैंने देखा साक्षी होकर के अपने आप को निमित्त समझना, और दूसरा राय लेना, एडवाइस लेना, और सिग्नल को समझना। वर्तमान समय अनुसार टाइम का सिग्नल क्या है, टाइम के अनुसार जो हम बात करते हैं ना वो एक्यूरेट रहती है। टाइम से पहले कुछ करेंगे उसका फायदा नहीं, टाइम के बाद करेंगे उसका भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन टाइम के जो सिग्नल्स है, बाप दादा भी कहते थे ना दादियों के लिए कि वो पुरुषार्थ की घड़ी है, टाइम पुरुषार्थ जो है उसकी घड़ी है। तो इसलिए दादियों का पुरुषार्थ को देखो, फिर आपको वर्तमान समय अनुसार जो पुरुषार्थ करना है उसकी रियलाइजेशन आएंगी। तो बस हमने इतना ही किया, दादियों को वॉच किया कि टाइम क्या कह रहा है, सिग्नल सुना, राय देते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाकी फिर अंदर जो अंदर अपने आप को माया जीत बनाना है वो आप और आपके योग बल का काम है। योग आपका अंदर का रिलेशनशिप की ताकत है ना। और मुझे आज की वाणी इतनी अच्छी लगी क्योंकि मुझे दादी बहुत याद आई। दादी जी, आप देखो, जब लंदन की सेवाएं कब शुरू, अक्टूबर 1971, शायद आपको कहानी पता है या नहीं, लेकिन पहला जो ग्रुप आया था यहां से, जो भारत से निकला था, वो न्यूयॉर्क जा रहे थे। उसमें था रमेश भाई, रोजी बेन, शिलेंद्र दादी, जगदीश भाई और डॉक्टर निर्मला। तो इन्हों को लंदन में, मुरली दादा को, जो जयंती बेन के लौकिक पिताजी हैं, उनको पता चला कि ये लोग आ रहा है। तो मधुबन में टेलीग्राम भेजा कि आप प्लीज 1 वीक यहाँ लंदन में रुको। बीच में लंदन प्रोग्राम में नहीं था, तो ऐसा प्रोग्राम बना दिया। तो वो पहले लंदन आए तो उस 1 वीक में 7-8 दिन में इतनी अच्छी सेवाएं हुई। लॉर्ड माउंट बैटन से मिले, पता नहीं इतनी अच्छी सेवाएं हुई कि जगदीश भाई की प्रेरणा थी कि यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो जब जयंती बहन ने जगदीश भाई को पूछा कि कैसे किया जाए, तो जगदीश भाई ने बोला जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहां पे रजनी बहन जो लौकिक माता जी है जयंती बहन की, उन्होंने के पास 8-10 ऐसी माताएं थी जो ज्ञान देती थी। तो जगदीश भाई ने बोला सभी मिलकर के एक लेटर लिखो मधुबन कि आप सहयोग देंगे सेंटर खोलने में, मधुबन से टीचर आए। तो 10 लोगों ने लेटर बना के भेजा मधुबन, और फिर ये सारा डेलीगेशन गया न्यूयॉर्क, और मधुबन से फिर डायरेक्शन आया कि वापसी समय में डॉक्टर निर्मला रह जाए लंदन में। तो पहली जो इंस्ट्रूमेंट थी लंदन में वो डॉक्टर निर्मला थी। और लंदन आपको पता है वेरी टफ ग्राउंड, वेरी टफ ग्राउंड। जो फ्लैट मिला था, छोटा सा अलग से फ्लैट मिला था, इतना छोटा कमरा, इसका भी आधा, इसका भी आधा।
हाँ, और वो भी आप बाथरूम ऊपर वाले जो फैमिली थी, काली फैमिली थी, उसके साथ शेयर करो। बहुत टफ था। दीदी बहुत बताती, बहुत डिफिकल्ट था उन दिनों में। तो दीदी रही, मैं समझती हूँ 10-12 मास। फिर उनको भारत बुला लिया। फिर मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की आए, फिर वो भी थोड़े समय के लिए। फिर रतन मोहिनी दादी जी आए, और वो तो मैं समझती हूँ काफी 18 मास रही में, दूसरे शहर में जहाँ पे बहुत गुजराती है, वहां से सेवा शुरू किया। लंदन के बाहर इजी था तो वहां जमाया, लेकिन भारत में सेवा की वृद्धि हो रही थी और दादी को खींच थी वापस आने की। फिर जाकर के जून 74 में दादी जानकी को भेजा गया। बड़ी दीदी दादी कुमारका ने दादी जानकी को चुना, बिल्कुल राइट इंस्ट्रूमेंट वेस्ट के लिए। और जब बाप दादा से छुट्टी ले रहे थे तो बाबा ने बस इतना ही बोला, मधुबन का मिनी मॉडल बना दो। अब देखो, जून 74 में दादी जी पहुंचे, उम्र 61, जिसको हम कहते हैं वानप्रस्थ। उस उम्र में वहां पहुंची, बिटवीन 61 years and 104, 120 कंट्रीज की सेवा की। 8000 जितने सेवा केंद्र हैं सारे विश्व में। आप सोचो किसने किया है? बाबा ने कराया है, लेकिन जब वो निमित्त ऐसी क्वालिटी की हो तो कर सकता है ना। जो पहले 4 साल थे दादी के, 74 लेकर के 78 तक, एंड ऑफ 78 तक दादी मधुबन भी नहीं आई, क्योंकि उस समय वो परमानेंट रेजिडेंसी का थप्पा लगाना था। लेकिन उसी समय जो साइलेंस का प्रयोग दादी जी ने किया था, वो सारा विदेश का फाउंडेशन उस 4 साल में हुआ। और आज जो बाबा ने वाणी में बताई थी ना, कि बाप के साथ जो साइलेंस की शक्ति प्राप्त होती है, उसके आधार से हम सच्चे बनते हैं। ये दादी ने प्रूफ, दादी का जीवन का ये प्रूफ था। कोई और होता 61 उम्र में आता, अरे भारत में 300 का क्लास छोड़ के यहां 3 लोगों के सामने बैठो, और वो भी हर रोज आने वाले नहीं। सोचता ना, थोड़ा तो डाउट आता ना, क्या करेंगे अभी, कैसे विश्व की सेवा करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब हद के संकल्प समाप्त। बाबा ने भेजा है, बाबा ने डायरेक्शन दिया, बुद्धि बंद। इतना भी नहीं सोचा ये कैसे होगा। और ऐसे थोड़ी था कि कोई डायरेक्शन देने वाला था कि दादी अभी आप यहां जाओ, किसके पास विदेश सेवा की प्लान थी, कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज हमने नोट किया कि दादी ने ऐसे कोई मैनुअल का प्लान नहीं था कि ये करना है, लेकिन दादी ने एक एक जो बाबा के बच्चे जो आ रहे थे उस समय, एक एक को परखा। ये केन भाई, चार्ली भाई है ना, जो केन भाई वो साउथ अमेरिका का निमित्त है, चार्ली भाई ऑस्ट्रेलिया का निमित्त है, बहुत पुराने हैं। तो उन दिनों में पता है कौन थे? हिप्पी थे। आपको पता है ना, हिप्पी कल्चर, लंबे बाल वाले, फ्रीडम वाले हिप्पी थे। और दूसरा स्क्वाटर थे, माना जो खाली मकान होता है, जो कब्जा कर लेते हैं, कब्जा किया था। तो वहां ही टेनिसन रोड के और 2-3 स्ट्रीट आगे वो एक खाली फ्लैट ने कब्जा कर लिया। उन दोनों ने, दोनों फ्रेंड्स थे ज्ञान से पहले। आए सेंटर के दरवाजे पे, हिप्पी थे और स्क्वाटर थे। अभी आपको पता है स्क्वाटर जो होते हैं, कब्जा कर, स्नान भी नहीं करते हैं, अपने ढंग से रहते हैं। तो दादी ने दरवाजा खोला, पता नहीं क्या देखा इन दोनों में। फिर जयंतीबेन से कोर्स करवाया दादी, फिर दरवाजे के सामने खड़ी होती थी ऐसे नहीं कैसे अकेले छोड़ देवे। लेकिन आज वो देखो, केन भाई ऑलवेज बोलता है, एक बारी वो सीढ़ी चढ़ता था टेनिसन रोड, दादी नीचे आती थी और बीच में दोनों का मिलावट हुआ, और दादी ने इतनी गहरी दृष्टि दी और उसको सीधा बोला, तुम बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनेगा। तो दादी ने अंदर
इतना बाबा के साथ जुड़ी हुई थी कि उसको एक एक आत्मा के आदि मध्य अंत तुरंत परख लेती थी और एक एक आत्मा को हड्डी पालना दी है। वहां से सेवा की वृद्धि हुई है। दादी के दिमाग का प्लान नहीं था जैसे हम आज प्लान बनाएंगे, हम यहां जाएंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं था। जो व्यक्ति सामने आया, ये क्या है, बाबा ने क्यों इसको भेजा है, इसमें क्या खूबी है, वो परख लेती थी और उसको फुल सपोर्ट देती थी। 100% विश्वास में यही बोल रही थी ओम भाई को कि हमारी जीवन क्यों बनी है, क्योंकि किसी ने हमारे पर 100% विश्वास रखा है। आप जो है, आप जैसे है, आप बाबा के हो। बाबा ने आपको इस कंडीशन में चूज किया है ना। तो मैं बीच में कौन होने वाली थी, जजमेंट देने वाली? खुद के प्रति जजमेंट नहीं दे सकते, औरों के प्रति जजमेंट नहीं दे सकते। तो सबसे बड़ी खूबी मैंने देखी दादी में कि दादी का जो अटूट निश्चय विश्वास ऐसे नहीं है। हर एक का स्वभाव अपना अपना है, हर एक का कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। और मुझे याद है हम जब एक बारी मलेशिया गए थे, तो जो मलेशिया में एशिया रिट्रीट सेंटर बन रहा था, बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर, 420 कमरों का, तो उसमें बहुत विघ्न आ रहे थे, तो हमको बुलाया गया था। तो 4 साल बहुत खींचा तान से वो, तो हम टीम को लेके मधुबन आए। मधुबन जब पहुंचे तो उस टीम का जो निमित्त भाई था, क्योंकि आपस में संघर्ष हो रहा था, तो भाई ने फिर दादी को पूछा कि ये मेरे साथ झूठ बोलता है, मैं कैसे इसको ट्रस्ट करूं, मैं कैसे इस पे विश्वास रख करूं, रितसर झूठ बोलता है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे फिर एक सीक्रेट पता चला। दादी ने बोला, देखो आप किसी के स्वभाव या संस्कार में विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो बदलता रहता है। लेकिन आप कौन सी चीज पे विश्वास रख सकते हो? बाबा ने इसको क्यों चुना है और बाबा के बेहद के कार्य में इसका पार्ट क्या है, इस पे आप विश्वास रख सकते हो। तब विश्वास नहीं टूटेगा, क्योंकि बाबा ने चुना है ना। आप स्वभाव संस्कार को देखेंगे तो एवरी सेकंड विश्वास टूटता रहेगा, एवरी सेकंड डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसने ये क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, वैसे नहीं क्यों बोला। अरे, तो मैंने देखा कि अंदर हमारी बुद्धि की परख ऐसी रिफाइन होनी चाहिए कि हमको जल्दी पता चले कि बाबा ने इसको क्यों चुना है। मुझे याद है, अभी चलो मधुबन में मैं आती जाती हूँ क्योंकि सारी ड्यूटी मिली है, सारा हेल्थ, हाइजीन, पानी, किचन का ठीक कराने के लिए। अभी आपको पता है किचन में 26 डिपार्टमेंट कनेक्टेड है, पानी के 8 डिपार्टमेंट है, तो टोटल कितने हुए? 34 डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना है, सारा फाउंडेशन। तो कहानियां तो बहुत आती है। तो एक भाई था जिसके लिए मेरे कान तक बहुत कहानी आती थी, लेकिन मैंने अंदर से निर्णय कर लिया मुझे कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मुझे इस आत्मा के साथ काम करना है। मैं किसी की बात सुनूंगी, वो थोड़ा सा मेरी वृत्ति को इन्फ्लुएंस प्रभावित करेगा, तो मैं कैसे काम करूंगी इसके साथ, दिल से कैसे काम करूंगी। और मैं दिल से काम नहीं कर पाऊंगी तो सेवा का मतलब क्या, सफलता नहीं होंगी। तो मैंने निर्णय ले लिया मुझे कुछ भी बात सुननी नहीं है। फिर ये भाई, मुझे पता था उसका स्वभाव भी कैसा है, करता था कुछ और, मजबूरी से। कोई अपने स्वभाव से जब मजबूर होता है ना, तब ये बातें होती है। तरस पड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि इसको दोषी बनावे, अपने स्वभाव से मजबूर है। तो एक बारी वो शांति स्तंभ के बाद में वॉकिंग कर रही थी, तो मुझे सामने से मिला वो भाई।
और ऐसी इतनी मीठी दृष्टि की लेन देन हुई कि मुझे एक सेकंड में उसके आंखों में एक झलक दिखाई दिया, और मुझे ये दिखाई दिया कि बाबा ने इस आत्मा को इस रोल के लिए क्यों चुना है, हालांकि उसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है उस रोल के लिए। लेकिन मुझे कुछ इसकी दृष्टि में एक झलक दिखाई दी, और जैसे मैंने वो झलक देखी मुझे पता चला बाबा ने क्यों इसको चुना है। उसके बाद फिनिश्ड, वेरी सिंपल, इतना इजी हमारा संबंध हो गया आपस में, ट्रस्ट, विश्वास, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि मैंने कुछ और देखा ही नहीं ना, मैंने किसी की बात सुनी ही नहीं ना। मुझे ये सीन बहुत याद आती है, क्योंकि मैं सोचा चलो मैंने इस भाई के साथ, मुझे उस समय मैंने देख लिया, लेकिन हर एक के साथ हो तो हर एक की आंखों में मैं झलक देखूं, बाबा की झलक देखूं, तो कितना सुंदर व्यवहार हो सकता है आपस में, स्वर्ग कल ही आ सकता है। नहीं, जैसे कोई माँ अपना बच्चा होता है, माँ तो परख लेती है ना कि बच्चे की खूबी क्या है, भले कैसा भी हो बच्चा, उसको पता है ना, तो माइंड नहीं करती है ना। तो हम एक दो के प्रति ऐसी दृष्टि क्यों ना रखें। ये बहुत डेप्थ में जाकर के, ये कोई बाहर का तरीका नहीं है, ये सूक्ष्म साइलेंस पावर, ऑनेस्ट तपस्या का फल है। जितनी अंदर से ऑनेस्टी, जितनी अंदर से वेस्ट फ्री रहेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि बाबा की झलक को कैच करेंगे हर बात में। हम दादी के साथ ट्रैवल तो करते थे, ट्रांसलेशन भी बहुत करते थे साथ में। हिंदी में आपको पता है 2 शब्द होते, इंग्लिश में 4 शब्द होते और दादी कभी कभी इतनी फास्ट स्पीड पे बोलती थी कि हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना डिफिकल्ट लगता था, कैचअप करना होता था, श्वास लो दूसरा सेंटेंस शुरू तो फिर एक दिन क्या हुआ, और दादी लगातार 1 घंटा 2.5 घंटा 1-1.5 घंटा क्लास कराती थी। हम तो क्लास के बाद, तो एक दिन क्या हुआ, क्लास पूरा हुआ और दादी उन दिनों में तो बहुत एक्टिव थी। सवेरे का क्लास होता था, मुरली के बाद फिर लंच टाइम पे क्लास होता था, फिर शाम का क्लास होता था। तो एक दिन लंच टाइम का क्लास के बाद हम वापस आए रूम में, और मैंने दादी को बोला, दादी आज आप बहुत फास्ट बोल रहे थे, हमको थोड़ा दिक्कत हुआ ट्रांसलेशन में, हम थोड़ा थक गए हैं। तो दादी ने ऐसी दृष्टि दिया, कहती है पता है क्यों थक गए हो? मैंने बोला क्यों? क्योंकि तुम अपनी एनर्जी यूज करती हो और दादी बाबा की एनर्जी यूज करती है ना? रियल बात है ना। मैंने सोचा ये आत्मा में कितनी इंटेलिजेंट है कि 61 की उम्र में उसने सीक्रेट ढूंढ लिया कि कैसे अपनी एनर्जी की बचत करे और बाबा की एनर्जी से काम ले। तब जाकर के इतनी सेवा की वृद्धि हो सकती है। अपनी एनर्जी से कुछ करे तो 2 मिनट में ठहर ठूस, लेकिन बाबा की एनर्जी यूज करना, माना आप सोचो बुद्धि में कितनी साइलेंस होनी चाहिए, कितनी वफादारी ईमानदारी बुद्धि है, जो श्रीमत को घुट घुट के नसों में है। जैसे आज बाबा ने बताया ऑटोमेटिक। और दादी की साइलेंस की शक्ति जबरदस्त। एक बारी ये दादी है ना, सभी को लगता है दादियों के साथ रहना इजी है। मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, टफ है। हम दादी को वॉकिंग लेके गए थे एक बार, दादी ने बोला राजाओं के साथ पैदल करना है तो यू हैव टू कीप अप, इफ यू वांट टू वॉक विद द किंग्स यू हैव टू कीप अप। माना पीछे पीछे नहीं लटकना है, जैसे वो पेस है वैसे आपको आगे बढ़ना है। तो दादी जितनी प्यारी भी थी उतनी स्ट्रिक्ट भी थी, और बीच बीच में दादी छोटे ग्रुप का संगठन करती थी बहनों का, और हम सभी को पूछते थे अच्छा आज अपनी कमजोरी बताओ दादी को
माना संगठन में फिर आपको बताना है, अपनी कमजोरी बताना है, तो उसमें दो फायदे होते थे। देह भान टूटता था क्योंकि दादी के सामने हम ऊपर ऊपर की बातें नहीं कर सकते थे, बहुत होशियार थी वो, तो देह भान टूटता था, और साथ में हम सच्ची बात बताते हैं तो फिर वापसी आने में हमको शिक्षा भी मिलती थी। तो मैंने देखा कि जो डर होता है ना लोगों में, ये डर क्यों होता है? देहभान के कारण। और डर के मारे हम छोटा दिल हो जाता है हमारा। पुरुषार्थ में भी हिम्मत नहीं रख सकते हैं, दृढ़ता नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ सकते, छोटा दिल होकर के चलते हैं आगे। तो मैंने देखा कैसे सिस्टमैटिकली दादी ने सभी बहनों को खास करके ध्यान दे करके ये डर मिटाया अंदर से, क्योंकि देहभान को तोड़ाया हमसे। इसलिए आज हमको कहां पे भी आप फेंको, कोई भी दुनिया के कोने में फेंको, नो प्रॉब्लम, किसी का डर नहीं है, कुछ का भी डर नहीं, इसका भी डर नहीं है, इसको कुछ हो जाए नो प्रॉब्लम, ऊपर वाला बैठा है, उसको कुछ कराने कराएगा, उसके छत्र छाया के नीचे बैठे हैं। वहां तक दादी की ट्रेनिंग थी। मैं बहुत दिल से अप्रिशिएट करती हूं। कहते हैं ना, व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर कम्स। मुझे सत्यता की गहरी खोज थी। मैंने बाबा को बचपन में बोला है, मुझे रियल ट्रूथ चाहिए। क्या है? भल वो जितनी भी कड़वी दवा हो, नो प्रॉब्लम, मुझे पिलाओ। जब तक ये शरीर अच्छा है, छोटा है उम्र में, इसलिए सहन भी कर सकता है, जितना कड़वी दवाई पीनी है मुझे पिलाओ। और सच में बहुत पिलाया है बहुत पिलाया है। अच्छा है। नहीं, क्या है, क्या होता है पता है कि बचपन से जब ज्ञान मिलता है ना, तो एक प्रकार का मेंटल सेटिंग हो जाता है ज्ञान के हिसाब से। और जब बचपन में ज्ञान नहीं मिला है, समझो थोड़ी देर से मिला है, तो क्या होता है, पहले तो अपना देहभान, अपना अभिमान डेवलप होता है। मैं ये हूं, मैं हूं, इतनी पढ़ाई की है, वो हूं, इस खानदान की हूं। तो उसको तोड़ में, वो अभिमान को तोड़ने में टाइम लगता है। और सारा पूरा आपका बॉडी का सेल्यूलर स्ट्रक्चर उस अभिमान, आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। तो जब भी आप देही अभिमानी बनते हो, तो वो स्ट्रक्चर भी डिसमेंटल होता है ना। तो उसी समय बॉडी प्रॉब्लम शुरू होते हैं, ब्रेकडाउन होता है, हम कहेंगे बीमारी आती है, लेकिन बीमारी नहीं है, ये अंदर पूरी सिस्टम चेंज हो रही है, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस में बदलाव आया है। तो जितने छोटे उम्र, मुझे तो बचपन से था, मुझे ईगोलेस बनना है, कैसे भी करके मुझे इस ईगो को मारना है, ईगोलेस बनना है। बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि ईगो बढ़ता है कर्म में आने के लिए। जितना आप ज्यादातर कर्म में आएंगे, उतना ज्यादा ईगो बढ़ता है, क्योंकि जो कर्म का रिजल्ट होता है ना, वो थोड़ा चिपकता है, मैंने ये किया। और फिर जितना आप करेंगे ना, उतना जैसे कर्म के ऊपर डिपेंडेंसी आती, मुझे ये करना है, मैंने किया, फिर मुझे ये करना है। एक बारी एक भाई आया था, कुवैत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, दादी का बहुत बड़ा फैन था, खास दादी को मिलने के लिए आया था, 3 दिन लंदन। तो जब आया मिलने के लिए दादी के, तो दादी का उस समय एक मंत्र चल रहा था, डोंट थिंक। आपको पता है ना, दादी का फेवरेट ये शब्द था, डोंट थिंक। तो सीधा बोला, दादी आई एम बिजनेसमैन और आप कहते हो डोंट थिंक। अभी मुझे 2 वीक में सुल्तान के सामने एक प्रपोजल देना है, ठीक है, अभी मेरी पूरी टीम लगी पड़ी है इसके पीछे, और आप बोल रहे हो डोंट थिंक, तो मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं? तो दादी ने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया कि दादी खुद के लिए क्या करती है।
दादी 2 संकल्प से दूर रहती है। मैंने कुछ किया, मुझे कुछ करना है। इन 2 संकल्पों से दूर रहती है दादी, तब जाकर के मन अमन रहता है। इतनी अच्छा एग्जाम्पल, जो करना है करो, लेकिन ये एक्स्ट्रा एडिशन जो आता है मन में, मुझे करना है, क्यों? या करने के बाद मैंने किया है, क्यों? करण करावण है, कराने वाला वो है, उसका बोझ क्यों उठाते हो? फल तो आप ही मिलेगा। बोझ उठाएंगे, थक जाएंगे, थोड़ा बहुत करके बस इनफ हो गया, अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये उदाहरण में मैंने देखा कि दादी कैसे अपनी एनर्जी को सेफ रखती है, अभिमान से, अहम भाव से, जो मैं, मुझे, मैंने, ये जो हम हमारे लिए स्वाभाविक बन गया है ना, दादी ने अपने आप को ट्रेनिंग दिया है इस बात में। दादी छोटी छोटी बातों में खुद के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी। जब लोग आते थे मिलने के लिए, बीच में जरूर 1-2 मिनट साइलेंस करती थी। जब दादी का पेट ठीक होता था तो वो संतरा खा लेती थी और हमको बोल रही थी छीलो मत, मुझे दो। और मुझे पता था जैसे वो छीलती थी संतरे को, अंदर से विदेही, बुद्धि को विदेही बना देती थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर संतरा बाबा की याद में खाते थे, फिर रेडी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने एक बार दादी को पूछा था, मैंने बोला दादी, हम बाबा के घर पे आए हैं, सेवा के लिए आए हैं, लेकिन हमको ऐसे सेवा मिलती क्योंकि हमारा लीगल बैकग्राउंड है, तो हमको पॉलिसीज बनानी है, इतना माथा मारना है, लीगल एनालिसिस करना है, पॉलिसीज लिखनी है। तो मैं ये सारा डिटेल का काम बहुत है मेरी बुद्धि के लिए। तो दादी ने फिर इतना आंख दिखाया, ये मेरी बुद्धि कहां से आई? एकदम 1 सेकंड में मुझे उस दिन एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लेंट्स पॉलिसी होती है ना, ग्रीवियंस पॉलिसी उसको बोलते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं संस्था में तो उसका प्रोसेस क्यों होता है, तो वो पॉलिसी मुझे लिखनी थी और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उस पॉलिसी को लिखने में। तो सवेरे क्लास के बाद मैंने जब दादी को बोला, दादी मैं ये बातों में मेरी बुद्धि, सीधा ये मेरी बुद्धि कहां से आई है? और फिर उसके बाद दादी ने एडिशन दिया कि देखो, बीच बीच में, कर्म के बीच बीच में बुद्धि को अशरीरी बना दो। मुझे इस विधि से बहुत फायदा मिला है, बहुत फायदा। जैसे हमारी कैपेसिटी बेहद की बन जाती है, क्योंकि मैंने देखा है दादियों में, वो अपनी बुद्धि को फ्री रखते हैं। कभी कोई बात में बुद्धि चटकती नहीं है, अटकती नहीं है, ट्रैप नहीं हो जाती है। नहीं, कभी कभी आप किसी को देखेंगे ना, वो जैसे कोई अपनी दुनिया में है। दादिया सदा प्रेजेंट, बुद्धि फ्री है। कोई भी बात उनकी बुद्धि को पकड़ नहीं सकती है। ये खुद दादी ने अपनी बुद्धि को ट्रेन ऐसे किया है। दादी का परिवर्तन 61 उम्र टू 104 हमने देखा है आंखों से। अमेजिंग परिवर्तन, अमेजिंग। खुद की बुद्धि को देखो, जब वेस्ट में आए, अभी भारत में रवाज है, ठीक है, प्यूरिटी के लिए मान है, भगवान के प्रति भावना है। हम बहनों को देखेंगे तो झुकेंगे, बाहर वाले, श्रद्धा भावना है। विदेश में तो ये नहीं है, ना भगवान के लिए भावना है, ना प्यूरिटी के लिए भावना है। तो आप सोचो, हम तो शुरू में तो वो सिखाते थे कि दादी बोलना है, जानकी नहीं बोलना है, क्योंकि वहां पे तो फर्स्ट नेम का रवाज है। डॉक्टर निर्मला है ना हमारी, वो बहुत होशियार थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया गई थी ना, तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो मैं सीधा बोल दिया कॉल मी दीदी।
क्योंकि उनको पता था निर्मला बोलेंगी तो वो शुरू से निर्मला निर्मला करते आएंगे, तो शुरू से उन्होंने बोल दिया दीदी, मुझे बस दीदी बोल दो। तो वहां से लेकर के शुरू से दीदी दीदी दीदी, उनको क्या पता दीदी क्या है। तो इसका मतलब क्या, यहां जैसे भारत में दादी की बात मानने वाले बहुत है, भावना में आकर के बड़ों ने बोला, बड़ों के लिए भावना है, मान जाएंगे। वहां पे तो सीधा ना, सीधा ना। उनको बात जजी नहीं या उनको अच्छा नहीं लगा, सीधा ना, नहीं कर पाएंगे, सीधा ना। ऐसे भी नहीं कि हम ट्राई करेंगे। तो दादी को बहुत बारी रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा, इतनी बड़ी दादी होकर के। और अब सोचो कितनी सारी उम्र, 1936 से लेकर के 1974 तक एक्सपीरियंस सोल है। वो विदेश में आकर के ये भी बोल सकती थी मेरा इतना अनुभव है यज्ञ का, आप मेरी बात सुनो। वो भी संकल्प त्याग किया कि मेरा इतना अनुभव है, आप मेरी बात मानो। क्योंकि इनको क्या पता है दादी की हिस्ट्री का। तो दादी ने बहुत सुंदर अप्रोच अडॉप्ट किया। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी दादी की। दादी ने खुद, दादी नहीं समझी अपने आप को, टीचर भी नहीं समझा, उस हरे को कहती थी मैं फ्रेंड हूं, मैं सपोर्ट हूं, मैं एग्जाम्पल हूं। दादी ने ये 3 बातों का पाठ पक्का किया, तब जाकर के एक एक का दिल जीत लिया। मुझे फ्रेंड बना दो, सभी को बोल रही मुझे फ्रेंड बना दो, मैं आपकी फ्रेंड बनना चाहती हूं। फ्रेंडशिप के सूत्र में प्यार से, रिस्पेक्ट से चलाने से एक एक में श्रीमत, ट्रुथ बिठाया हर एक के दिल में। तब जाकर के इतनी वैरायटी, भाषाओं में, कल्चर में, देशों में बाबा का बीज पड़ा। क्योंकि विदेश में तो अथॉरिटी के लिए तो उनका इतना भी मान नहीं है, अथॉरिटी को रेजिस्ट करते हैं, वो समानता चाहते हैं। तो इतना नम्र चित्त दादी ने अपने आप को बनाया था, क्योंकि ह्यूमिलिटी, जो नम्र चित्त होते हैं ना, वही परिवर्तन में, विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकते हैं। तो फ्रेंड बन गए सभी के। हमको भी, हम इतने छोटे हैं दादी की उम्र से, इतने, फिर भी बहन बहन करके, रिस्पेक्ट करके हमको बुलाती थी। और हमको कभी ऐसे नहीं होता था कि हम छोटे हैं। कभी तो हमको ऐसे जगह पे जाती, फेंकती थी। एक बारी दादी वर्धिंग नहीं जा पाई थी, हमारा दूसरा रिट्रीट सेंटर है वर्धिंग पे, तो मुझे बोला आप जाओ मेरे जगह पे। मैंने बोला दादी ये तो आपके लिए गए हैं, मैं कैसे जाऊं, ये तेरा देहभान बोल रहा है, चुप जाओ, सीधा बोल देती है ऐसे। दादी ने कभी ड्रामा की बात को टाला नहीं है। जितना बाबा का साथ लिया है ना, उतना ड्रामा के साथ वफादार रही है। कभी ड्रामा की बात को टाला नहीं है। इसीलिए ईगोलेस रही है। ईगो क्यों आता है, प्रश्न उठता है, ये क्यों, ये कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ईगो। मुझे एक कहानी याद आती है। ये दादी कॉटेज है ना, मुनी बहन जहां रहते, मोइनी बहन, तो शायद ये 2008 की बात है। तो विदेशी लोग नवंबर के समय में आए थे, 250 जितने थे उस समय। ऑफ सीजन है नवंबर, विदेशियों का सीजन अक्टूबर ज्यादातर होता है, दिसंबर होता है, फरवरी मार्च होती है। तो नवंबर में 250 जितने विदेशी आए थे। तो हम शक्ति भवन में, पीछे के गार्डन था ना, तो वहां दोनों दादियों के साथ, गुलजार दादी और दादी जानकी के साथ सभी को बहलाया, अच्छी तरह से क्लास किया, थोड़ा पिकनिक भी किया। फिर लंच का टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था, तो सभी को लंच के लिए भेज दिया बड़े भंडारे में। छोटा भंडारे में नहीं, बड़े भंडारे, छोटा तो बंद हो गया था उस समय। फिर दादी ने बोला चलो मुझे दादी कॉटेज लेके चलो, क्योंकि वहां उनका भोजन होता था। तो हम लेके गए
और जैसे हम दादी कॉटेज में एंट्री किया, वो लंबा सिटिंग रूम है, तो वहां दूर मोहिनी बहन बैठे थे, मुन्नी बहन साइड में बैठे थे, मोहिनी बहन टोले की डब्बा और थोड़ा ब्लेसिंग्स के साथ बैठे थे। तो मैंने दादी का हाथ छोड़ दिया और मैं वापस निकल रही थी कॉटेज के बाहर, तो फिर मुझे सुनाई दिया, गोपी गोपी। तो मैंने मुंह मोड़ा, मैंने बोला दादी क्या है, क्या हुआ, इधर आओ। मैं भूल गई हूं, ये जो 250 फॉरेनर्स थे मुझे यहां लेके आना था, मोहिनी बहन टोली देने वाली थी, तुम अब भी जाग करके सभी को लेके आओ। अभी दादी, अब भी जाके सभी को लेके आओ। दादी की दृष्टि में इतनी दृढ़ता थी, मैंने सीधा वो डायरेक्शन मेरे थ्रू गया, मैंने ड्रामा को दे दिया। मैंने बोला ये अष्टरतन ने बोला है, आप जो ने मैं कैसे 250 लोगों को यहाँ अभी लेके आओ, और वो भी सभी जगह पे गए हैं, पता नहीं थोड़ी बहुत ऊपर भी चले गए होंगे। फिर मैंने बुद्धि उस समय बंद किया, मैंने बोला ये डायरेक्शन ड्रामा को मिला है, अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे कॉटेज से बाहर निकली, इस तरफ कुमार की गाड़ी गई, इस तरफ मुर्गन आ रहा था गुलजार दादी का, दोनों को रोका। मैंने बोला जहां पे भी है आप सभी विदेशी को इकट्ठा करके लेके आओ, अब भी लेके आओ, फटाफट लेके आओ। मोहिनी बहन बैठी है टोली देने के लिए, मिलाना है सभी को। तो कुमार ने होशियारी की, ट्रांसपोर्ट पे फोन किया, बस बुला दिया। बड़े भंडारे में जो भी थे, जहां पे भी थे, आधे भोजन पे भी थे, उनको उठा करके बस में बिठा दिया। आप मानो नहीं। और मैं फिर कॉटेज के बाहर ही रही। मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं कहां भटकूं, अभी मैं इधर जाऊंगी तो यहां से लोग आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा। तो मैंने बोला मैं यहां ही ठहरती हूं, यहां से मैं जितना मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ मैं करूंगी। लेकिन मैंने ड्रामा को सीधा बोल दिया था, ये दादी का डायरेक्शन है, दादी का लाज रखना है। और आप मानो नहीं, 12 मिनट के अंदर में एक मिनट गिनती करती, 250 फॉरेनर्स कॉटेज में आ गए थे। ये किसकी कमाल है? एक तो उसकी कमाल है क्योंकि बाबा दादी की बेस्ट फ्रेंड ड्रामा है, लेकिन मुझे इतनी एक अच्छी लेसन मुझे इसमें मिली कि हम कोई भी चीज दृढ़ संकल्प से करते हैं ना, और वो भी सभी के भले के लिए, अवश्य होता है, अवश्य होता है। बीच में हमको अपनी बुद्धि चलानी ही नहीं होती है। थोड़ा सा भी आपने बीच में चलाई ना बुद्धि, गए काम के। ड्रामा भी आपका हाथ छोड़ देगा, क्योंकि बेचारा ड्रामा को तो सीधा डायरेक्शन चाहिए ना। ड्रामा एक व्यक्ति होता तो आपके सामने बोलता, आप मुझे बताओ क्या करना है, मेरे साथ बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करो, मुझे डायरेक्शन दो, क्या करना है, ये करना है, ये करना है, मैं करूंगा। हाँ, लेकिन एक्सक्यूजेस करते रहेंगे, वो करें तो ड्रामा भी छोड़ देगा हाथ। चलो आप अपने ही एक्सक्यूजेस में डूब जाओ। तो मैंने इतना जबरदस्त लेसन सीखा उस दिन कि जब ड्रामा की बात आती है ना, तो मुझे ड्रामा की बात को टालना नहीं है। लेकिन जो भी होता है कल्याण के लिए होता है, और इसके बीच में मुझे एक दृढ़ संकल्प जरूर रखना है। ऐसे नहीं कि मैं दृढ़ संकल्प छोड़ दूं और अंदर से निराशा पैदा हो हल्का सा कि चलो ये हो रहा है क्या करें, थोड़ी सी मजबूरी आती है ना, ये भी नहीं, ये स्थिति भी ठीक नहीं है। मुझे इस सिचुएशन में कौन सा दृढ़ संकल्प रखना है खुद के लिए, औरों के प्रति। दृढ़ता सफलता की चाबी है। और दादी जी इतनी सफलता मूर्त, इतनों की जीवन बनाई है क्योंकि दृढ़ता कभी नहीं छोड़ा है। बड़ा दिल रखना है, हिम्मत रखनी है, सफलता प्राप्त करनी है, दृढ़ संकल्प चाहिए। फिर आप देखो सच्चे दिल के साहिब राजी की कमाल। अभी आप मुझे टाइम देंगे ना तो मैं सारी रात आपको बिठा के कहानियां दूंगी। लेकिन अभी हमको भी निकलना है, इसलिए मैं घड़ी को देख करके यहाँ ही समाप्त करती हूँ।
एक 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 के बाद कहानियां तो बहुत ढेर है, पता है। हाँ, लेकिन चलो और दूसरा टाइम निकालेंगे, ठीक है, फिर दूसरा डोज लेके आएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं कानन बहन से निवेदन करती हूँ, आप आओ, थोड़ा दो शब्द भी, क्योंकि इन्होंने भी कम नहीं पाया है दादी से, बहुत हिम्मत से। जहां पे भी आप बैठो, इनको ये माइक दे दो। ओम शांति। और मैं तो पहली बार यहाँ शिवमणि में आई हूँ, बट मैंने बहुत सुना है, इसलिए भाग्य है कि आज गोपी बहन ने मुझे इनविटेशन दिया, आना है। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ एजेंडा नहीं था, बट वैसे हमने तो दादी से बहुत पाया भी है, और एक टाइम अनुभव हम शेयर भी कर सकते हैं, राइट, फ्यूचर में। बट हाँ, जब आपने अच्छी वो बात की ना दादी की, कि जब दादी कुछ बोलते हैं तो वो तुरंत वो एक्शन में ही, जैसे बाबा और ड्रामा ही बोलता है ना, राइट, स्ट्रेट। तो एक ही मुझे दादी की स्पेशलिटी बहुत बहुत दिल से लगती थी कि दादी जब हमको वॉक लेने के लिए जाते थे ना, तो हाथ पकड़ के लेते जाते, और ऐसे नहीं कि हम दादी को पकड़ के जाते ना, बूढ़े हैं इसलिए, ऐसे नहीं, वो हमको ले जाती है, राइट, इट्स लाइक शी टेक्स यू फॉर अ वॉक। तो जब हम वॉकिंग के लिए गए तो दादी ऑलवेज प्रश्न ये पूछती है कि आज क्लास में क्या सुना। ऑलवेज स्टार्टिंग पॉइंट वो था, आज क्लास में क्या सुना। तो हम पॉइंट देते, दादी मुझे ये अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो जैसे वो फ्रेंड की रिलेशनशिप थी ना, वो स्ट्रांग थी। मैंने सोचा हमारे घर में बूढ़े लोग वो ऐसे देखते हैं कि आपको ये सीखना है, यू नो, ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड होता है। तो दिस इज द फर्स्ट ओल्ड पर्सन मैंने देखा, कभी ऑथोरिटेटिव रीति से नहीं बात करते, फ्रेंड के जैसे। तो हमारे स्कूल में भी फ्रेंड्स थे, वो भी इतना फ्रेंडली नहीं थे जो दादी थी। तो उन्होंने भी खुद कहा कि अच्छा ये पॉइंट अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा आपको भी अच्छा लगा ये पॉइंट। तो ऐसे ऐसे दादी इतनी नशे में हमको वॉकिंग के लिए ले जाती थी, हाथ पकड़ के, इतने स्ट्रांग थे तब, वो भी ऑक्सफोर्ड में याद है। तो ऐसे पिघल गए हम कि कितना वंडरफुल है कि अष्ट रतन हमारे साथ है, वो हम उनके साथ है, वो ब्रह्मा बाबा ने इतना सस्टेन किया। तो हम प्रैक्टिकल लर्नर थे, हम देख देख के लर्न करते हैं। वैसे मुरली तो ठीक थी, वो भी नशा वाली थी, बट हमको सीखना है कि सोल कॉन्शियसनेस लाइफ में कैसे लीड करे प्रैक्टिकली, वो हमको देखना है, अनुभव करना है, तभी हम सीख सकते हैं, ऐसे नहीं सीखेंगे। तो वो इंटेंशन से हम, दादी ने भी यहाँ से ही मधुबन में कहा कि जितना गोपी ने कहा किया 6 मास में, तेरे को भी करना है। मेरे को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि उतनी इंटेलिजेंट है, मेरे को इतना लीग में नहीं जाना है। बट हाँ, डेफिनेटली कि ब्राह्मण लाइफ, बाबा और ये तो परिवार हमारा ही है। तो बड़ों ने कहा तो कुछ न कुछ ये लाइफ में होगा, मेरा डिसीजन होगा इस लाइफ में, कैसे मुझे नहीं पता। दादी जान की निमित्त बनी हमको सरेंडर करने में वहाँ से ही, और दिल में लग गया। तो बचपन से ही मेरा रिश्ता बाबा के साथ फ्रेंड का ही था, क्योंकि वो पूछा क्या ना कि आपको बाबा किस रिलेशनशिप में अच्छा लगता है, माँ बाप, टीचर, गुरु, फ्रेंड, जो भी है, आपको क्या अच्छा लगता है। तो हमारे परिवार में बहुत अथॉरिटी फिगर्स बहुत थे। मैंने कहा माँ बाप बहुत है, हाँ बहुत है, इनफ है, वो नहीं चाहिए। हमको स्कूल में, काम में वो फ्रेंड चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स भी वो है लौकिक, तो वो भी अलग है, वो फ्रेंड्स नहीं चाहिए हमको। वो इनविजिबल फ्रेंड चाहिए जो किसी को दिखाई नहीं देता है, फिजिकल नहीं दिखाई देता है, बट वो मेरे सीक्रेट्स को जानते हैं। तो ऐसे फ्रेंड की रिलेशनशिप मुझे बहुत टच हो गई। तो ऐसे ही हम बचपन से ही ज्ञान में, और जहाँ हमको बाबा ने, ड्रामा ने, सेवा में, हाँ, जैसे सफल करना है ना टाइम संगम युग का, वो ही रुचि था। और ब्रह्मा बाबा ने जो भी
अंदर से पुरुषार्थ किया हमने। आदि देव का जो बुक था ना, बचपन से बहुत पढ़ा था। मैं 13 साल की थी जब मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि एक बात है सोल कॉन्शियसनेस, दूसरी बात है सोल कॉन्शियस लाइफ। मुझे वो लाइफ चाहिए। और लास्ट में ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया था कि एवरीथिंग इज इजी। बाबा को याद, परमात्मा को याद करने में इजी है, ओनली एक बात में इजी नहीं है, खाने में। तभी बाबा को याद नहीं आता था, डिफिकल्ट होता था। तो वो टाइम पे मुझे याद है कि मैंने वो एफर्ट किया था कि मुझे ये खाने में पुरुषार्थ करना है, दूसरे में कुछ नहीं, क्योंकि ये हार्ड है। हार्ड एफर्ट मुझे पहले करना है। वो 13 साल में वही था। मुझे ये नहीं था कि मुझे टीचर बनना है या ये निमित्त बनना है या मुरली सुनानी है या सेंटर पे रहना है, ऐसा कुछ था ही नहीं। ओनली ये था कि ये पुरुषार्थ करना है जो हार्ड है पहले, आत्मिक, क्योंकि वो बल से हमको परम धाम में जाना है, वो बल से हमको सतयुग में आना है, वो बल से हमको सर्व गुण आ जाएगा। तो वो बहुत वो था अंदर में। इसलिए उस ढंग से हम मुरली पढ़ते थे, उस ढंग से हम क्लासेस सुनते, उस ढंग से हम एंजॉय करते हैं संगम युग का। उस ढंग से धारणा भी सब कुछ किया। 13 साल से मैंने स्टॉप भी किया बाहर का खाना। किसी ने बताया नहीं, मैंने किसी को बताया भी नहीं, ऐसे ही मैंने फ्रेंड को बता दिया कि मैं नहीं खा सकती हूँ। मैंने निर्णय किया मधुबन से। उनको बुरा लगा, बट बाद में उन्होंने समझ लिया कि उनकी बात नहीं है, सबकी बात है, उनको सबके घर में नहीं खाना है। तो उन्होंने सहयोग भी दिया था ऐसे। तो छुप के हमने ऐसे धारणा में भी वो रुचि लगा दी। थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति। बहुत अलग से ही आज मिलन हुआ ये हमारा, क्योंकि जिस तरह से गोपी बहन ने एक परिवार के सामने अपनी एक चीज रखती है, तो वो सही माने में प्रभावित करती है हम सबको। हमने डेफिनेटली अनुभव किया कि कैसे दादियों की इतनी स्नेह भरी उनको पालना मिली, और हम सब ने यहाँ बैठे हुए उसका अनुभव भी किया। क्योंकि आप सब पता है आपको कि दादी ने जब शरीर छोड़ा, उससे लगभग 6-7 महीने हर महीने वो आती थी यहाँ पर, है ना। सबको याद आ गया होगा आज बहुत सारी बातें जब गोपी बहन ने रखी तो वो सीन सामने आते गए। लेकिन वो पुराने दिन, शुरू के दिन लंदन में जैसे सेवाएं की, वो गोपी बहन ने जो रखी हमारे आगे, वो सचमुच एक बयान नहीं की जा सकती हैं कि कितना चैलेंज रहा है। 3-4 स्टूडेंट होना, वो भी रेगुलर आएंगे नहीं आएंगे, हिप्पियों की बात सुनाई और हिप्पी आज कहाँ क्या बन गए। कमाल है ना ये सब। और ये खाली कोई कहानी नहीं, हम सब ने अनुभव किया कि कैसी पालना उनको मिली है। उनका एक एक भाव स्पष्ट हो रहा था हम सबके सामने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खाली प्रेरणा ही नहीं है, जीवन में जैसे कुछ जीने वाली बात है। तो बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि बाबा के परिवार में, तो बाबा का परिवार तो खैर हमारा ही परिवार है, कितनी खुशी होती है इतना बड़ा परिवार। और कैसे उन्होंने बताया कैसे शुरुआत की अपनी भी, क्योंकि मैं भी 7-8 साल विदेश में रहा हूं परिवार के साथ, तो मैं भी सोच सकता हूं कि भाई कितना डिफिकल्ट होता है वहां पर एक एक चीज को। लेकिन सचमुच आज अगर हम देखते हैं तो जैसे हमें वो पिछली सारी चीजें भूल चुकी हैं, लेकिन हिम्मत एक याद आती है कि अगर वो हिम्मत नहीं होती तो आज यहां नहीं होते, और यहां इस परिवार में नहीं होते तो नेचुरली हमारा तो जीवन कुछ था ही नहीं।
तो हर पल जो है हमें बाबा जिस तरह से पालना दे रहे हैं, हमें वाकई कोई संकल्प या फालतू के बात में सोचने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इससे अच्छा और क्या होगा। और होने वाला को सबको बाबा रोज ही बताते हैं क्या होने वाला है, हैं? हमारा तो मरने के बाद का जीवन है ना ये सब। दुनिया तो मर रही है, हम देखते भी हैं, उनको रहम भी आता है ना हमारे ऊपर, तभी हम उनको किसी ना किसी तरीके से कुछ जिए दान देने का प्रयत्न करते हैं ना। तो इसी काम के लिए हमारी बहनें भी जिसके निमित्त बनी हैं। बहुत हमारा अच्छा सौभाग्य आज इतना परिवार बैठ के यादें हमारे सामने आई, क्योंकि सुनी तो बहुत हैं ये, है दादी की स्टोरियां पढ़ी भी हैं कई जगह, लेकिन जिसने आप बीती सामने देखी हो, महसूस की हो और वो रखे, कितना अच्छा एग्जांपल बताया ना लास्ट वाला, कि 250 विदेशियों को जो है इतनी जल्दी से जल्दी प्रेजेंट करना है। और इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, ये सचमुच हमें सीखने वाली जैसी बात है। बहुत सारी चीजें, ज्ञान को इस तरह से आप सबके आगे रखा कि जो प्रैक्टिकल है, आपको बोझ नहीं लगा कि ज्ञान तो सचमुच कुछ नहीं है, ये तो हमारी और आपकी कहानी है। तो इस तरह से गोपी बहन ने और कानन बहन ने थोड़ा सा समय कम हम दे पाए, पर अगली बार हम उनको फिर बुला के कोशिश करेंगे कि हमें अच्छा समय दे। तो बहुत सारी कुछ चीजें हमारे सीखने जैसी हैं। तो हम आप सबकी तरफ से दोनों बहनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।